नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मंजीत सिंह। आइए आज जो है दो वीडियो एनसीईआरटी कक्षा 9 और 10 के जो नए पाठ्यक्रम में शामिल जो है पहली पुस्तक यानी दो पुस्तक है। एक तो क्षितिज भाग 1 है जो कक्षा 9वीं में चलती है। एक ही वीडियो में जो है हम लोग संपूर्ण पुस्तक का निष्कर्ष देखेंगे। और एक बात और मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप यहाँ वही पढ़ेंगे जो आएगा। कई पाठ तो हूबहू जो एससीईआरटी में वही है, आप यहां देख सकते हैं। दूसरी बात कि आप जो है हम लिंक दे देंगे, पेपर जो हमने सॉल्व कराया उस पेपर को देखिएगा। और अनेक प्रश्न जो है एनसीईआरटी से आए हैं। तो आइए अब देखते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो आइए बात करते हैं क्षितिज भाग 1 से। पहले इसमें देख लीजिए किसको किसको पढ़ना है। आप पढ़ भी लिए हैं इसको, लेकिन एक बार जो है इसको सबको देखना। यदि आप 6 से 8 के बीच में है, 9 से 10 के बीच में है, या फिर 11-12। देखिए, दो बैलों की कथा कहानी है प्रेमचंद की, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कई दिन से पढ़े, 1880 से 1936 तक। ये आपके एससीईआरटी में भी है। लिहासा की ओर जो है यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का, अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 1893 से 1963 तक इनका समय है। उपभोक्तावाद की संस्कृति अगली जो है निबंध शैली में देखेंगे आप कि श्यामाचरण दुबे का यह निबंध है 1922 से 1996 तक। फिर सांवले सपनों की याद जो डायरी शैली में एक संस्मरण है आपको मिलेगा। जाबिर हुसैन का जन्म इनका 1945 में होता है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये रिपोर्टाज शैली में लिखा गया एक गद्य है। चपला देवी द्विवेदी युग में ये थी। इसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते, चूंकि हम लोगों को हरिशंकर परसाई को भी जानना है, पढ़ना है, हम पढ़े भी, तो व्यंग्य शैली आप यहाँ देखेंगे 1922 से 1995 तक इनका समय है। मेरे बचपन के दिन यहाँ संस्मरण शैली में महादेवी वर्मा को, तो पुनः महादेवी वर्मा को जो है हम लोग देखेंगे। आइए, इसके अलावा जो है आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हजारी प्रसाद 1907 से 1979 तक हम लोग पढ़ भी रहे हैं इनको। एक कुत्ता और एक मैना, यह निबंध आपको मिलेगा। एससीईआरटी में नाखून क्यों बढ़ते हैं है। इसके अलावा जो है आइए साखिया एवं शब्द देखेंगे कबीर का, ठीक है ना, 1398 से 1518। इसके अलावा कविता में जो है वाक है एक ललद्यद जो है ये 1320 से 1300 की, ये जो है कश्मीर की कवियत्री थी उनको उनके बारे में। इसके बाद रसखान को, ठीक है ना, 1548 से 1628 सवैया। और हर एक लेखक और कवि को विधिवत जानेंगे ताकि परीक्षा में आपको कोई परेशानी ना हो। कैदी और कोकिला जो है ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। इनके बारे में हम लोग कल पढ़े थे 1889 से 1968 तक। फिर इसके बाद ग्राम श्री, क्योंकि हम लोग पंत से अभी दूर हैं तो पंत को भी एक बार पढ़ लें, 1900 से 1977 तक। चंद्र गहना से लौटती बेर, बहुत बेहतरीन कविता है केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल पर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वहां भी है आपके पास और यहाँ भी है। 1911 से 2000 में मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, सर्वसुंदर सक्सेना जो इनको भी हम लोग पढ़ेंगे एससीईआरटी में भी 1927 से 1979। इसके अलावा देखिए यमराज की दिशा, चंद्रकांत देवताले, इनका जन्म 1936 में। बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी को भी हम लोग नहीं पढ़े, यहाँ उनको हम जो पढ़ेंगे 1946 में इनका। क्योंकि जो मित्र हमारे जो है 9th 10th वाले हैं, चाहे 11th 12th वाले हैं, और या 6 to 8 है, सबको एक बार देखना है। देखिए, दो बैलों की कथा प्रेमचंद के बारे में हम कई दिनों से पढ़ा रहे हैं, 1880 से 1936। अब इसमें दो बैलों की कथा के माध्यम से ना प्रेमचंद क्या करते हैं, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में बताते हैं कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए हमें बार बार जो है संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ती है, ठीक है ना। इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, इसमें मुख्य पात्र आपको पता भी होगा, हीरा और मोती है और झूरी है, झूरी की पत्नी है और पत्नी का भाई गया है, ठीक है ना, भैरव है,
छोटी बच्ची और लड़की की सौतेली माँ, और दढ़ियल एक कसाई भी है। और प्रेमचंद के बारे में इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव, कई बार चर्चा हो चुकी है। इनके जन्म के बारे में 31 जुलाई और 8 अक्टूबर, निधन के बारे में भी मानसरोवर के 8 भागों में चर्चा हो गई। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कैकल, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये उपन्यासों की बात हो गई है। हंस, जागरण, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। माधुरी आदि पत्रिकाओं का ये संपादन करते हैं। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में कहने की इनकी अलग ताकत थी। भाषा सजीव, सरल और मुहावरेदार मिलेगी आपको। अब यहां देखिए, इस पाठ में कुछ कथन है, जैसे मान लीजिए बुद्धिहीन प्राणियों में दूसरे स्थान पर किसे रखा जाता है? बैलों को। हीरा और मोती में कौन अधिक सहनशील है? हीरा बहुत जो है सहनशील रहता है। अब गया के घर से भागकर आए हीरा और मोती से नाराज झूरी की पत्नी उन्हें क्या कहने लगी है? नमक हराम कामचोर। जो परीक्षा हुई थी ना उस समय केवी की, उसमें भी प्रश्न आए थे। रात के समय भैरव की लड़की जो है बैलों के लिए क्या लेकर आती है? 2 रोटियां लेकर आती हैं। औरतों पर सिंह चलाना मना है, ये हीरा का कथन है। एक बार सुन लीजिए, गिरे हुए बैरी पर सिंह नहीं चलाना चाहिए, ये भी हीरा का है। लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है? कांजी हाउस। हीरा और मोती कितने दिनों तक कांजी हाउस में थे? 1 हफ्ते तक थे। कांजी हाउस से हीरा मोती को किसने खरीदा था? एक दढ़ियल कसाई ने, जो इसमें पात्र है। हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, लेखक का यानी प्रेमचंद का कथन है। गया के घर से भागकर आए दोनों बैलों को देखकर गांव की बाल सभा ने क्या निश्चय किया था कि दोनों बैलों को अभिनंदन पत्र दिया जाएगा। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने? 4 बार भागने का ये प्रयास करते हैं, ठीक है ना। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की यहाँ कहानी आप मिलेगी। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, ये मोती जो है कहता है। आइए अब इसमें और कुछ देख लेते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। कहानी में 5 वाक्य चाहिए, जो है निपात। निपात एक होता है, अव्यय होता है, आप व्याकरण में जानिएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, जिसे दोनों साथ ही जब जो ये है ना, ही या नाद में डालते और एक ही बैठते हैं। जैसे एक ही विजय ने उसे संसार, इस तरह से ही लगा है ना, तो निपात होता है। अव्यय का अव्यय ही मानेंगे इसको, है ही। अब दूसरा पाठ जो है लिहाजा की और यह यात्रा वृतांत है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है ना, 1893 से 1963 तक। अब आइए जो है एनसीईआरटी से सारांश देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है। यह जो है ना अंश जो है राहुल जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है। पहली बात, उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते वहां की यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में, ठीक है ना, समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह यात्रा छद्म वेशधारी भिखारी के वेश में उन्होंने की थी। अब इनके बारे में जानते हैं, लेखक के बारे में। ये तो आपको पता है कि इनका मूल नाम जो है केदार पांडे था। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नागार्जुन को पढ़ते समय हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा की थी। तब से उनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन हो गया। श्रीलंका में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब देखिए बहुत भाषाएं, यानी पाली, प्राकृत, भ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे। उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृतांत, जीवनी, आलोचना, शोध, अनुवाद। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं को एक बार देख लीजिए। आता है कई बार हर परीक्षा में कि मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में है। दर्शन की जो है दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी कृतियां हैं।
आपको बताना है कि वोल्गा से गंगा जो है किस विधा की रचना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान विषय पर 150 से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी। अब घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान आपको मिलेगा। अब इस पाठ में देखिए कुछ जगह है, उसके नाम तो जान लीजिए, हो सकता है पूछ दे। जैसे कलिंपोंग, परित्यक्त चीनी किले, सुमति, ये राहुल के जो है बौद्ध भिक्षु दोस्त थे। ये जो है ना किस जाति से संबंधित है? मंगोल जाति के। वहां पे पुल को जब पार करता है लेखक तो एक थोंगला के पहले जो है ना पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंचकर वह ठहरता है। और यहाँ झंडा जो है ना थोंगला 16-17 फीट की ऊंचाई पर है। एक लंकोर नाम आया, इसमें स्थानीय देवता का मंदिर है। जाते हुए वो रास्ता वहां से भटक जाते हैं। आइए, तिंगरी के मैदान में थोड़ा विधिवत है लेकिन बहुत जरूरी है। यह तिंगरी समाधि गिरी थी। अब शंकर की खेती के मुखिया से ये है ना, याद रखिए, बौद्ध भिक्षु थे। यहां इन्होंने बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। यहाँ पर निमसे जो है इनमें से लेखक टोकर बिहार में मिला था। शेखर की खेती के मुखिया एक तिंगरी जगह है, इसमें आता है। थुक्पा एक जगह है। भरिया कुली, पहली तिब्बत यात्रा जो है नेपाल के रास्ते इन्होंने की थी। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। वह सैनिक मार्ग भी था। तिब्बत के समाज में वहां देखते तो जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। पुल पार जब करने के बाद जो चिट वहां देना पड़ता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से, घोड़ा बहुत सुस्त हो गया था, इस कारण वो पिछड़ जाता है। आइए अगला पाठ जो है तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। यह निबंध शैली में श्यामाचरण दुबे 1922 से 1996 एनसीईआरटी के आधार पर देख लेते हैं पहले। सॉरी, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे वह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। लेखक के बारे में आइए हम जान लेते हैं पहले। अब देखिए, लेखक जो है ना ये अग्रणी समाज वैज्ञानिक हैं। प्रमुख पुस्तकें मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। अब इसमें जो है जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ आपको भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर इन्होंने लेखन किया है। तीखा कटाक्ष है उपभोक्तावाद की नई संस्कृति पर, यानी दिखावे की संस्कृति आप इसे मान सकते हैं कि बाजार में विलासितापूर्ण सामग्रियों की प्रधानता है। अब उपभोग का भोग करना ही सुख है, ये याद रखिएगा इसमें। अब इसमें दो चीज और याद रखिएगा कि इस संस्कृति को बढ़ाने में विज्ञापनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका प्रभाव जो है परंपरा और संस्कृति पे, यानी दोनों का अवमूल्यन हुआ है। समाज में विभिन्न तरह की विषमताएं तो सामाजिक दूरी बढ़ाती है। ये दिखावे की संस्कृति है। मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संपूर्ण विकास। आधुनिकता एक छलावा है और इसमें गांधी जी का कथन है, हमें हमेशा अपने आदर्शों नैतिक मूल्यों पर टिके रहना चाहिए। जीवन स्तर का बढ़ता अंतर अशांति और आक्रोश को जन्म दे रहा है। आइए आगे बात करते हैं। आज और कल इसमें देखिए थोड़ा सा जो ना ये जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद यानी उत्पाद की जब बात आए
तो आप मान लीजिए उपभोक्तावादी समाधान दुबे का है कथन, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। अब धीरे धीरे ये याद रखिएगा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जिसे धीरे धीरे हवा चल रही है ऐसे शब्द हो तो रीतिवाचक। आज और कल जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब यहाँ चौथा पाठ देखिए, सांवले सपनों की याद। ये डायरी शैली में संस्मरण है। जाबिर हुसैन का जन्म इनका 1945 में होता है। एनसीईआरटी में देखिए क्या आपको मिलेगा। यह पाठ जो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होते हैं सालिम अली के मरने के बाद जो है डायरी शैली में संस्मरण के रूप में लिखा जाता है। सालिम अली की मृत्यु से जो दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, इसको याद रखिएगा। अब इनका स्मरण करते हुए वह जो है उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करता है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति शैली दिल को छूती है। देखिए कुछ जाबिर हुसैन के बारे में जान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक थे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मजार, ठीक है ना, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। और प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक जो है सालिम अली वर्ड वाचर के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्हीं की याद में था। सांवला से तात्पर्य दुख की अभिव्यक्ति से है। सालिम अली हर रोज पक्षियों के लिए सपने बुनते थे। सालिम अली मनुष्य की सबसे बड़ी भूल जो है प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नजर से देखने को मानते थे। जैसे पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली की याद आती है, और ठीक वैसे ही वृंदावन का नाम सुनते ही कृष्ण की याद आती है। ये जो पक्षी के साथ तुलना लेखक करते हैं। अब यमुना नदी का सांवला रंग कृष्ण की याद दिलाता है। इनका जन्म जो है 12 नवंबर 1996 में हुआ था। सालिम अली की मृत्यु जो है 20 जून 1987 में तहमीना सलीम अली की पत्नी थी। ईयर पिस्टल उनके मामा ने उपहार में उनको दिया था, जिससे गौरैया घायल हुई थी। सालिम अली की आत्मकथा का नाम जो फॉल ऑफ स्पैरो है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है पूछ दे, क्योंकि एनसीईआरटी देखिए आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है एनसीईआरटी, ठीक है ना, और एससीईआरटी। तो आइए इस पे देख लेते हैं। बस मात्र 2 वीडियो रहेगा एनसीईआरटी से 9th-10th के लिए। लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी और अंग्रेजी उपन्यासकार था। उन्हें साहित्य लिखने की प्रेरणा छत पर बैठी गौरैया से मिलती है। फ्रीडा लॉरेंस की पत्नी का नाम था। साइलेंट वैली जो है केरल के वर्षा वनों को कहा गया, इसे बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अब सालिम अली को पद्म भूषण 1958 में तथा पद्म विभूषण कब मिला? 1976 में। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे, ये लेखक का कथन है। अब आइए 5वां पाठ जो है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, रिपोर्टाज शैली में चपला देवी और द्विवेदियों की हैं। इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। अब इसे मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्सर्ग हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। इसी विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने का उद्देश्य इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया, ठीक है ना। ये हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। यानी देवी मैना अपने पिता के महल बिठूर, याद रखिए, कानपुर में रहती थी और अंग्रेजों ने उसे बड़ी निर्ममता से अग्नि में भस्म कर दिया, जो किसी पत्थर दिल इंसान को भी रुला सकता था। लेखिका परिचय चपला देवी के बारे में। अब ये स्वतंत्रता आंदोलन इनका उल्लेख मिलता है। 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब, याद होगा, जिनकी चर्चा सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कुंवर सिंह के साथ करती हैं। कानपुर यानी बिठूर के शासक की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने
जलाकर मार डाला था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। अब रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, मैना की उम्र उस समय मात्र 13 साल थी, ठीक है। बेहद साहसी, निडर, आत्मविश्वासी थी। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजी सेना बिठूर पहुंचती है। अंग्रेज सेनापति का नाम जो थॉमस हे था। अब देखिए, जिसने विद्रोह किया है आप उसे पकड़िए, इस मकान को क्यों गिराना चाहते हैं? यह तो एक जड़ पदार्थ है। कथन किसका है? देवी मैना का। सेनापति हे की बेटी मैरी जो है देवी मैना की क्या थी? मित्र थी। और प्रधान सेनापति आउटरम था, सबको पता ही होगा उस समय। हे जो सेनापति था, नाना साहब के महल को गिराने से बचाने के लिए लंदन जो है लॉर्ड कैनिंग के पास तार भेजकर उन्होंने विनती किया था। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जनरल आउटरम की सेना ने सितंबर माह में गिरफ्तार किया और इसी महीने इनको भस्म कर दिया। देवी मैना को कैद कर कानपुर किले में रखा गया था। कल कानपुर के किले में एक भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें नाना साहब की एकमात्र पुत्री को जलाकर भस्म कर दिया गया। यह खबर बाखट अखबार में छपी थी। महाराष्ट्र के इतिहासकार महादेव चिटनाविस बाखट अखबार के संपादक थे। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर में बैठकर जी भरकर रो ले। चलिए अब आते हैं प्रेमचंद के फटे जूते पार्ट 6 पे। व्यंग्य शैली में है। हरिशंकर प्रसाई पे हम लोग बात किए, पुनः एक बार यह रिवीजन आप कर लीजिए। 1922 से 1995 इनका समय है। आप पेपर उठाकर देख लीजिए, यहां से प्रश्न आएंगे। देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। पहली बात, इस पाठ में जनता के लेखक, युग प्रवर्तक व कथा सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद के सरल एवं सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को इसमें दर्शाया गया है। साथ ही लेखक ने समाज के लोगों की अवसरवादी प्रवृत्ति व दिखावे की संस्कृति पर भी करारा प्रहार किया है। अब आइए इनके बारे में जान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के, ठीक है ना, जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था। यह याद रखिए, जबलपुर से वसुधा नामक ये पत्रिका निकालते थे। और इसके अतिरिक्त आप यहां देख सकते हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी कहानियां यानी कहानी संग्रह 2 है, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। अब इसके बाद जो है निबंध संग्रह आप देख लीजिए कि तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में। और इसके बाद व्यंग्य संग्रह, वैसों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, इस पाठ से संबंधित कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं कि सहज, सरल और सादगीपूर्ण जीवन प्रेमचंद का। प्रेमचंद की पत्नी के साथ एकमात्र फोटो देखकर लेखक को बहुत ही प्रेरणा मिलती है। कैनवास के जूते बाएं पैर के फटे थे। अगर प्रेमचंद के पास फोटो खिंचवाने की ऐसी पोशाक है तो उनके पास रोजमर्रा के जीवन में पहनने वाली पोशाक कैसी होगी? यह लेखक का कथन है। उस समय जूते 5 रुपये में थे, ठीक है ना, और टोपी 8 आने में। ये इज्जत दिखावे के प्रतीक हैं। प्रेमचंद को मेरे साहित्यिक पुरख नाम से संबोधित करते हैं। साहित्यकारों की गिरती दशा से ये चिंतित है इस पाठ में। अब देखिए, पाठ में भक्ति काल के कुंभन दास कवि का वर्णन मिला है। कुंभन दास कौन थे? उस दिन हम बताए थे कि कुंभन दास जो है अष्टछाप के, ठीक है ना, पहले कवि थे। पहले 1550
65 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस दिन बताया भी था यहाँ पे कुसु पकरी रोन छीच। चलिए, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र होरी के बारे में नेम धर्म वाली कमजोरी की बात की गई है। इसमें रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां सख्त ठोकर के रूप में आती हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद जो संघर्षशील थे। अब यहाँ कुंभन दास का जिनके दुख देख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम, कुंभन दास कथन है। लोग तो इत्र छुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। अब आइए बात करते हैं मेरे बचपन के दिन। यह संस्मरण है महादेव वर्मा का। आपको हर जगह पढ़ना है। आप यदि 11-12 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है, 9-10 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है, और 6 से 8 का दे रहे हैं तब भी पढ़ना है। 1907 से 1987 तक तो महादेव वर्मा पे हम लोग काफी बात कर चुके हैं। आइए एक नजर बहुत तेजी में डालते हैं कि बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे इन्होंने लिखा है जब विद्यालय में वो पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन यहाँ मिलेगा। उस वक्त लोगों का लड़कियों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ भाग्यशाली अगर बच भी जाती तो उनके साथ जन्म से ही भेदभाव शुरू हो जाता था। लेकिन लेखिका खुशकिस्मत थी कि उनके घर में इस तरह का माहौल नहीं था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भी छोटा सा सहयोग दिया था। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आइए बात कर लें। इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में होता है, छायाबाद में थी ही। प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्रिंसिपल थी। लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयत्न इन्होंने किया था। और निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा ये इनके काव्य संग्रह जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियां। साहित्य अकादमी इनको 1979 में मिला था। ज्ञानपीठ जो 1982 यामा पर। भारत सरकार ने उन्हें 1956 में पद्म भूषण की उपाधि से इनको जो है नवाजा था। आइए, साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेरणा मिलती है। दूसरी ओर जो है भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति आपको देखिए संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता और अक्षय करुणा इन्हें क्या प्रकट हुई है। अब पाठ के आसपास देखा जाए कि पाठ में क्या आपको मिलेगा। महादेव वर्मा की माता जो है कौन सी भाषा, ये हिंदी और संस्कृत जो है इनकी माँ बहुत अच्छा जानती थी। माँ जबलपुर से आई थी और इनके परिवार के सदस्य जो है सभी जो है उर्दू और फारसी बोलते थे। पंचतंत्र की कहानियां जो है पढ़ने के बाद इनको जो है कहानियों की प्रेरणा मिली। इनकी माँ जो है ना मीरा के पदों को बहुत अच्छे तरीके से गाती थी और ब्रज भाषा में लिखना शुरू की। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है क्रासवेस्ट गर्ल्स कॉलेज जो है ये इलाहाबाद वहां से शुरू किया था। और इनकी पहली सहेली जो है सुभद्रा कुमारी चौहान बनती हैं। चौहान जी दोनों अपनी कविताएं छपवाने के लिए स्त्री दर्पण एक पत्रिका थी, यहां उन लोगों ने भेजा था। आइए, असहयोग आंदोलन का उस समय केंद्र बिंदु आनंद भवन था। अभी भी जाइए वहां पे, यही लेखिका गांधी जी से मिली थी। लेखिका है ना जिन कवि सम्मेलनों में भाग लेती थी अक्सर उनके अध्यक्ष जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रत्नाकर और श्रीधर पाठक हुआ करते थे। ठीक है ना। अब जगन्नाथ रत्नाकर ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि, यानी आधुनिक काल तक ये लिखते रहे। हरिऔध की चर्चा कई बार हम लोग कर चुके हैं। कवि सम्मेलनों में 100 से अधिक पदक प्राप्त हुए थे। चांदी का कटोरा पुरस्कार में जो मिला था ना, ये जो है ना तो खीर खिलाने को कहा, यही कटोरा इन्होंने गांधी जी ने मांगा और जो है दे दिया। लेखिका के साथ उनके कमरे में रहने के लिए जो है ना कोल्हापुर की जेबुन्निसा आई थी, मराठी भाषा ये सिखाई थी इनको। और पड़ोस में जवारा के नवाब साहब एवं बेगम साहिबा ये रहने आए थे। छोटे भाई का नाम मनमोहन था। बेगम साहिबा ने इनका नामकरण किया था। ये जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने थे। बाद में 100 से अधिक मेडल इनको मिला था। अब यहाँ एक देखिए, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई
और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो है पाठ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कुत्ता और एक मैना। ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आपको जो है 11th-12th में भी पढ़ना है, याद रखिएगा, और 9th-10th में भी, 6 to 8 में भी। वहां नाखून क्यों बढ़ते हैं, चलिए आइए 1907 से लेकर 1979 तक इनको विधिवत एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि इनसे मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविन्द्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, जैसे कि पता है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वहां शांति निकेतन गए थे, आंतरिक विराटता, सहजता के चित्र तो हैं ही, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की हमें प्रेरणा देता है और गुरुदेव टैगोर का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता के बारे में विस्तार से बताता भी है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए, इनका जन्म आर दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आर दुबे का छपरा जिसको ओझवलिया कहते हैं, ओझवलिया। आप बलिया से जो है जब पूरब की ओर जाएंगे तो पूरब की ओर जाने पर यहां से 15 किलोमीटर दूर एक बसरिकापुर है, वहीं से गंगा नदी किनारे जो है ये गांव है। चलिए, उच्च शिक्षा बीएचयू से, अध्यापन जो है शांति निकेतन में पढ़ाए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और पंजाब विश्वविद्यालय में। ये अलग घटना है, जब विधिवत पढ़ेंगे तब इसमें जानकारी और पता ही होगा आपको। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध सब पे इनका अधिकार था और बहुत ही बेहतरीन इनका लेखन है। देखिए, अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, ये इनके ललित निबंध हो गए। 4 उपन्यास जिसकी कल हम चर्चा किए थे, बाण भट्ट की आत्मकथा 46 में, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, और आलोचना में जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हो गई, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण मिला था। ललित निबंध ये के माहिर थे। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। सृजनात्मक सामंजस्य, शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन का अनुभव इनके यहाँ मिलेगा। पाठ में देखिए क्या है। अब टैगोर के जन्म के बारे में ये तो सबको पता है कि 7 मई 1861 में कोलकाता में इनका जन्म होता है। 1913 में इनको नोबेल प्राइज एशिया में पहला। मृत्यु जो है 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में ही होता है। आइए बात करते हैं आगे। गुरुदेव अपनी बीमारी और कमजोर होने के कारण कहीं और रहना चाहते थे। गुरुदेव जो है एकांत में रहने के लिए श्री निकेतन की 3री मंजिल जाते हैं। अब ये देखिए, जब लेखक गुरुदेव के घर से परिवार जाता है तो कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे होते हैं। अपने कुत्ते के ऊपर जो है गुरुदेव ने कविता आरोग्य पत्रिका में लिखी थी। पूरी दुनिया में इंसान का सच्चा परिचय उसका प्रेम है, ये टैगोर का कथन है। गुरुदेव की चिता भस्म जो कोलकाता से आया था के साथ अन्य आश्रम वासियों के अलावा वह कुत्ता उत्तरायण तक गया। इसे लेखक ने विश्व की महानतम घटनाओं में एक माना है। सर्वव्यापी पक्षी जो है कौवा होता है। मैना कैसी थी? वो लंगड़ी थी, यूथ भ्रष्ट थी, करुण भाव न दिखाने वाला, फटे पुराने कपड़े, घास के तिनके, कागज के टुकड़े, गोबर, कीचड़ और मिट्टी आदि से घोंसला, ये सब बात आपको यहाँ मिलेगा। इस पाठ में गुरुदेव ने मैना पक्षी को केंद्र में रखकर एक कविता भी लिखी कि मूक प्राणी भी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। इसमें न भाषाहीन प्राणी की कर्म दृष्टि के भीतर उस विशाल सत्य को उन्होंने देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाती। अब देखिए, मीना जो है कहानी सुनाती है। सुनाना जो है यह सकर्मक क्रिया है और ये अभिनव सो रहा है अकर्मक है।
अब गाय घास खाती है सकर्मक और गेंद ली सकत। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यह क्रिया की बात आई, ठीक है ना, क्रिया की बात आई, अगर सकर्मक की बात आएगी तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहां से सीधे, यहां से मान लीजिए कि जो है सीधे जो है खाना यहाँ निकाल देना है। ये क्रिया आप निकाल दिए ऐसे, और यहाँ जो है आपको क्या करना है, प्रश्न करना है। एक प्रश्न करना है क्या का, दूसरा प्रश्न करना है कौन का। जब क्या का प्रश्न करेंगे आप यहाँ पर, तो क्या का प्रश्न करते समय यदि उत्तर आपका पॉजिटिव आएगा तब वह क्रिया सकर्मक होगी। जैसे मान लीजिए कि खाना खा रहा, क्या खा रहा है, कुछ न कुछ खा रहा होगा, तो वह सकर्मक हो गई। कौन का जब ये पैसिव एक्टिव में भी होता है, ऐसे ही जब एक्टिव टू पैसिव करते हैं वैसे ही होता है। कौन जो है, तो ये कौन का जो उत्तर आता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो ये आदि से अकर्मक सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं, यह अकर्मक क्रिया हुई। तीसरी होती है प्रेरणार्थक। जब काम अपने प्रेरणार्थक पे आया था, वहां प्रेरणार्थक क्रिया का जो है था, यानी लिखना, लिखाना, लिखवाना, तीन तरह के रूप चलते हैं। चलिए अब आइए काव्य खंड की बात करते हैं। काव्य खंड में जो है एक ही वीडियो में पूरा हमने शामिल कर लिया है। इसमें आपको पढ़ना है साखियम शब्द कबीर को, ठीक है ना, वाक ललद को, रसखान, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यमराज देवताले। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपके सीआरटी में भी देखिए ये भी है, ये भी है, ये है, देखिए पूरा लगभग जो है, तो आप इसको जो है एक नजर से देखिए। अब कबीर के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ बात कर लिया है। जन्म जो है काशी में, मगार में इनका निधन। सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति काल के निर्गुण संत परंपरा में आते हैं। कबीर ग्रंथावली, उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक है, जिसकी चर्चा हो चुकी है। कुछ रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। आप यहाँ बताइए कि बीजक का संकलन और संपादन किसने किया था। उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत राम और रहीम की एकता में विश्वास, पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन यहाँ मिलेगा। काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना आपको मिलेगी। ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब काव्य का परिचय देख लेते हैं। यहाँ साखियों में ना प्रेम का महत्व मिलेगा आपको। ये ना संतो भाई जो ज्ञान की आंधी होती है ना, वो देखिए, और इसमें साखियां भी हैं। संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबर का विरोध मिलेगा। पहला पद जो है बाहरी आडंबर का विरोध करते हैं, भीतर ही ईश्वर व्याप्ति का संकेत है। इस तरीके से अन्य प्रश्नों की युक्त को देख लें। साखियां जो है ये तो पता है कि दोहा छंद में लिखी जाती हैं। साखियों का अर्थ है आंखों देखिए साक्षात, प्रत्यक्ष, संस्कृत साक्षी से ये प्राप्त है। इनमें भक्ति और ज्ञान की जो है प्रमुखता आपको मिलेगी। हृदय की तुलना जो है ये हम कल कहे थे कि आपको प्रतीक याद रखना है, तो इसके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ये हृदय की तुलना जो है मानसरोवर झील से करते हैं जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। इसका पानी साफ और निर्मल है। हंस किसका प्रतीक है, आप देखेंगे हाथी का, और हाथी की तुलना ये ज्ञान से करते हैं। चलिए अब पखा पखी का अर्थ पक्ष और विपक्ष हो गया। किस मार्ग में चलने से सांसारिक विकार दूर होता है, योग साधना से। सूर्य को क्या कहते हैं, ये ज्ञान की संज्ञा देते हैं। सूर्य को याद रखेंगे आप। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता है, निरपक्ष भी निष्पक्ष। अब इसको पढ़ लेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहन बांधी रे, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घरों पर, कुबोध कर भांडा फूटा।
जोग जुगत काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम खिया। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला पाठ जो है वाक है, 10वां पाठ ललद्यद का, 1320 से 1391। बहुत जल्द इसको पढ़ लेते हैं। अब ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत थी। इनका जन्म सिमपुरा गांव पंपोर कश्मीर में। इनके अन्य नाम जो है लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि हैं। काव्य शैली को इनके वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, वैसे ही इनके वाक प्रसिद्ध है। चलिए इसमें जो है आपको जो है मिलेगा कि इसमें जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया गया है, ठीक है ना, जो जीवन में से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित रचना है। भक्ति काल की व्यापक जन चेतना आपको अखिल भारतीय स्वरूप से ये परिचित कराती है। पहले वाक है ना, उसमें पढ़िएगा कि इसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता है। दूसरे में जो है बाहरी आडंबर का विरोध है, ठीक है ना। तीसरा जो है आत्मालोचन की इसमें अभिव्यक्ति दी गई है। वो अनुभव करती है कि भवसागर पर जाने के लिए सदकर्म की जरूरत है। और इन वाकों का अनुवाद याद रखिएगा कि मीराकांत ने किया था और जिंदगी की तुलना ये नाव से करती हैं। आइए बात करते हैं। इसमें कुछ जो है सांस की तुलना ये कच्ची डोरी से करती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव में, इसमें अलंकार रूपक है। कच्चे सकोरे मनुष्य के नाशवान शरीर को समखा तभी होगा संभावी हो वो वैराग भी, ये समक अलंकार है। मध्यम मार्ग पर बल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, मिलाने के लिए दे दिया जाए। सुषुम से सुषुम्ना नाड़ी, माझी को दूं क्या उतराई में, माझी कौन है, परमात्मा। कवित्री परमात्मा के लिए शिव और साहिब, इसको याद रखेंगे, शब्द का प्रयोग किया है। कवित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को शिव की आराधना करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। खा खाकर कुछ पाया नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, ये इनकी कुछ पंक्तियां हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आ जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब आइए रसखान के बारे में जान लेते हैं। रसखान का सवैया है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। रसखान 1548 से 1628। एनसीईआरटी में जो है देख लीजिए कि इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, कृष्ण भक्त थे। गोस्वामी विठल नाथ से इन्होंने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही जाकर ये बस जाते हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी जो उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह आपको मिलेगा। कृष्ण भूमि के प्रति उनका अनन्य अनुराग जो है जग जाहिर है, सबको पता है। देखिए काव्य जो है इसमें कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीला, ये आपको मिलेगा। प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उतनी अपनी भाषा की, ये तो बहुत जरूरी है। शुक्ल जी कहते हैं भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन और व्यंजक शैली के लिए प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा का ये है ना, अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। अब इसकी इनकी मुख्य लाइन ये जो प्रसिद्ध है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, ये कई बार आ चुका है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई विसारो, ये मोर पखा वाला भी फेमस है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरऊंगो, ओढ़ी पीताम्बर लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरेंगो। रसखान अगला जन्म मनुष्य लेकर गोकुल गांव में चाहते कि वहीं जन्म हो। ब्रज का जंगल, बाग, तालाब सबसे प्रेम है। कल घोंत कर सोना तो या मुरली में, ये याद रखिएगा। इसमें यमक अलंकार है। 12वां देखिए पाठ, माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, इनको भी आपको पढ़ना है। एससीईआरटी में भी दोनों 1889 से 1968। अब इनका जन्म जो है बाबई गांव है, होशंगाबाद में हुआ था। अब ये बता चुके हमने कि प्रभा, कर्मवीर और प्रताप 3 पत्रिकाओं का संपादन हमने उस दिन बताया था, आप
कमेंट बॉक्स में लिखिए कि प्रताप के संपादक कौन थे और क्यों जो है इनको प्रताप की संपादकीय जो है संभालनी पड़ती है। देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वेणुलोक भुजयधरा उनकी प्रमुख काव्य कृतियां है। पद्म भूषण हिम तरंगिणी पे जो है इनको मिला था साहित्य अकादमी। यहाँ आपको राष्ट्रीय भावना के कवि थे ही। स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना आपको यहाँ मिलेगी। इनको जो है इसी कारण जो है इनको एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इसी उपनाम से इनको इन कविताएं मिली। कवि कार्यकर्ता जेल भी गए। भक्ति प्रेम प्रकृति संबंधी कविताएं मिलेंगी आपको। शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देंगे आपको। देखिए यहाँ पर जो है कैदी और कोकिला में है क्या। दरअसल जो है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो शोषण तंत्र है ना, इसका बहुत बारीक विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगा इस कविता में। बहुत लोकप्रिय भी कविता है यह कविता। भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब ये देखिए कुछ प्रश्न। अपनी एक जेल यात्रा के दौरान ये कविता इन्होंने लिखी थी। कोयल इसमें ये सखी मानते हैं कोयल को। कवि ने कौन से गाने, लोहे की जंजीर की बात इसमें हुई। जेल में कैसे हैं, बहुत अधिक निराश और हताश रहता है कवि। जेल का वातावरण जो कवि के लिए देश प्रेम की भावना से भरा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो, तो इसमें जो उपमा अलंकार है, ये सी है ना, तो उपमा अलंकार है। काली तू रजनी भी काली, इसमें कौन सा अलंकार है। काली हो गया, ये काली यमक हो गया। 10x10 की कोठरी में रहते हैं। मोहन जो है इसमें गांधी जी के लिए आया है। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता, ये ब्रिटिश में जो है अभी ना काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, ये माखनलाल चतुर्वेदी की लाइन याद रखिएगा। अब ये याद रखिए, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की व्याली, तिस पर है गाली पर आली, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण भी। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से लेकर 1977 तक। इनका जन्म जो है कौसानी गांव अल्मोड़ा में हुआ था। शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में, ये भी दोनों जगह पढ़ना है आपको। आजादी के आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ देते हैं। छायावादी कविता के प्रमुख 4 स्तंभों में थे ही, ठीक है ना। इस स्थिति में 16 से 77 तक इनका जो है रचना काल फैला हुआ है। अब ये जो है छायावाद, प्रगतिवाद और अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। वीणा ग्रंथि गुंजन, ग्राम्या पल्लव गोयुगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान इन्हें थी। एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से इनकी कविताएं समृद्ध करती हैं हमको। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि, इसको याद रखिएगा, शब्द शिल्पी कवि। अब आइए, ग्राम सी कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। इसी रोमांच की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में मिलेगा। प्रकृति का मानवीकरण प्रसिद्ध है। गांव की शोभा, ग्राम श्री, वसंत ऋतु का ये इसमें उल्लेख किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन मिलेगा। यहाँ पर आपको अरहर, सनई का पौधा, फल
पीले फूलों व कलियां की तुलना कवि ने सोने की करधनी से की है। कटहल, पलाश, पीपल, बेर, सरसों, मटर, आम, लीची, सनई, तीसी, ये तीसी ना अलसी का पौधा है, सुबह केदार जी को पढ़ते समय आया था। जामुन, आंवला, पालक, टमाटर, इतने आदि का वर्णन आपको इस पूरी कविता में मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गंगा नदी का वर्णन है। गांव का हरता जनमन, तिनकों के हरे हरे तन, हिल हरित रुधिर है रहा झलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली, लिपटे जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली। ये कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब आइए जो है पुनः आज एक पढ़ते हैं, चंद्रग्रहणा से लौटती बेर। ये केदार जी की, केदारनाथ अग्रवाल की बहुत प्रसिद्ध 1911 से 2000 तक इनके बारे में हम लोग ने बात कर ही लिया है। बहरहाल कमासिन गांव बांदा में इनका जन्म, पेशे से वकील, बात करी थी। इनकी रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते, इसको याद रखिएगा। आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये 2 पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू साहित्य अकादमी प्रगतिवादी धारा के ये कवि थे। इसके अतिरिक्त प्रकृति का यथार्थवादी रूप आपको मिलेगा, ध्वनियों की धारा आपको मिलेगी, यहाँ पे संगीत आपको मिलेगा, संगीतात्मकता मिलेगा। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ जो है इनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। लोक भाषा के निकट और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता से अपनाते हैं। अब यह कविता देखिए, प्रकृति के प्रति गहन अनुराग आपको मिलेगा। चंद्रग्रहणा से लेखक जो है लौट रहा है और लौटते रहे किसान है, किसान मन को खेत खलिहान, उनका प्राकृतिक परिवेश सहज ही आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि ने उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखते और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना सुरक्षित रखती, यानी प्रकृति और संस्कृति की एकता यहाँ अभिव्यक्त हुई है। ये एक्चुअली ना शहर बनाम गांव की बात इसमें की गई है। लौटते वक्त जो है रास्ते में सुंदर सुंदर हरे भरे इनको खेत दिखाई पड़ते हैं। वहां सरसों, अलसी, चने के पौधे में बहुत सुंदर फूल खिले रहते हैं, चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को देख जो है उनके कल्पनाशील मन को ऐसा लगा जैसे मानो प्रकृति ने कोई स्वयंवर रचा दिया हो। इस बहुत मजेदार है ये इनकी पूरी कविता। ये अब चने का पौधा जो है ना, जिसे जो गुलाबी उसमें फूल है, ऐसा लग रहा है कि वो दूल्हा बना है, और सरसों जो है दुल्हन बनी है। प्रकृति अपना आंचल जो है हवा से हिलाकर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे रही हो। पास जो पतले बदन, लचकती कमर वाली नवयुवती अलसी जो है मानो करीब मेरे बालों पर लगे नीले फूल को छुएगा, मैं उसको अपना हृदय दे दूंगी। वसंत ऋतु का यानी वर्णन है यहाँ पे। चने के पौधे की लंबाई बीते या बलिष्ठ 22.5 इंच दिया गया है। हरा ठिगना चना है और बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। इसमें चने के पौधे का मानवीकरण किया गया है। अभी हमने आपको बताया क्या कि इसमें शहर बनाम गांव की बात की गई है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये है ना, बहुत प्रसिद्ध लाइन है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना बांधे मुरौठा शीश पर। चलिए आगे देखते हैं कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अब आइए 1-2 पाठ और बचा है। मेघ आए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बहुत चर्चित कविता 1927 से 1979 इनका जो है। बस्ती में इनका जन्म होता है। दीनमान के उपसंपादक और बाल पत्रिका पराग के ये संपादक थे, ठीक है ना। अब ये जो इनकी जो है कविता संग्रह देख लीजिए,
इसमें काठ की घंटियां, इसमें हम चर्चा कर चुके हैं, आपको एनसीईआरटी में पढ़ना है। बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नई कविता के प्रमुख कवि हैं। उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध यानी बाल साहित्य भी यहाँ मिलेगा। दीनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ बहुत फेमस थे, इसको याद रखिएगा, ये इसके लिए बहुत चर्चित रहे हैं। साहित्य अकादमी 1983 में इनको मिला है। यहां जो है आपको इस कविता में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध, ठीक है ना, व्यक्त हुआ है। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। इनकी भाषा जो है सहज लोक की महक लिए हुए है। इसमें संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कराए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर जो उल्लास का वातावरण बनता है ना, वही मेघ के आने का यहाँ सजीव वर्णन है। देखिए यहाँ पे, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। और देख लीजिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सूद लेनी बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के असुडर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश, वर्षा ऋतु, मानवीकरण, अलंकार आपको मिलेगा। आगे आगे नाचती गाती बयार में यहाँ मानवीकरण अलंकार है ही। नदी को यहाँ गांव की बहू के रूप में व्यक्त किया गया है। और बूढ़े पीपल के पेड़ से लिपटी लता को कवि ने क्या मना है, घर की बेटी मना। दामाद को पैर धोकर उसका स्वागत करने वाले घर के सदस्य इसमें तालाब हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं, थोड़ा बहुत और है। इनके लघु उपन्यास का नाम जो है पागल कुत्तों का मसीहा है। धूल जो है गांव की किशोर युवती है। इसमें जो प्रतीक है, पेड़ जो है गांव वाले गांववासी है, नदी जो गांव की बहू है, लता घर की बेटी है, बादल की प्रतीक्षा करती नायिका, तालाब जो रिश्तेदार और सेवक है, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। आइए अगला पाठ, यमराज की दिशा। यह चंद्रकांत देवताले, इनका जन्म 1936 में जौलखेड़ा जिला बैतूल मध्य प्रदेश में 68वीं हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। आइए इनकी प्रमुख काव्य कृतियां देख लीजिए। इस पे भी प्रश्न आता है, कई बार पूछा गया है कि हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून सी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी और उजाड़ में संग्रहालय। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान मिला। कविताओं का अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुआ है। अब देवताली कविता की जड़ें ना गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में, उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है कवि में। जहां व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। याद रखिएगा, वो अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता भाषा में अत्यंत पारदर्शी, एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करता है और जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही है। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती है, यही मूल है इसमें, ठीक है ना, जो अपशकुन। अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है, सभी तरफ फैले विध्वंस, हिंसा और मृत्यु।
के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कविता में कवि ने बताया है कि उनकी मां ने बचपन में उन्हें क्या एक सीख दी थी कि मृत्यु के देवता यमराज का घर दक्षिण दिशा में है, इसीलिए दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। अब देखिए यहां पर आप देख सकते कि मां की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। मां ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था, मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। मां को की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा मां याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। मां अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब नहीं रही, जो मां जानती थी। अब इस कविता में अन्य तथ्य जो है, मां का सलाहकार जो है ईश्वर रहता है और सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, वे सभी में एक साथ है और अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। और आइए बात करते हैं अब अंत में, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पाठ 16 राजेश जोशी की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता। इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। पत्रकारिता, कहानियां, नाटक, लेख, नाट्य रूपांतर और टिप्पणियां यहाँ मिलेगी। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया इन्होंने। ये कि भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना, भूमिका, कल्पतरु, यह भी मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। इसको याद रखिएगा। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी की जो प्रमुख काव्य संग्रह हमेशा पूछता है कि एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा भी याद रखिएगा, नेपथ्य में हंसी भी याद रखना और दो पंक्तियों के बीच में तो रखना ही है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी तो मिला था इनको। इनकी कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर प्रयास है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। यह कविता जो है बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त आपको मिलेगी। यहाँ कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब इसमें देखिए कुछ और तथ्य। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इस कविता को एक बार पढ़ लेंगे तो पूरा अर्थ खुल जाएगा। आप देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें?
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। यहाँ सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिरने की चर्चा है। सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दबने की चाह। मामूल का अर्थ होता है सब कुछ पहले से जैसा, यानी यथावत। बच्चे के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखे, सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए। इस तरीके से आप देखें कि जो है यह पूरी किताब जो है आज समाप्त हुई। एक भाग और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए, देखिए 9th के लिए पहले तो एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी कई लोग परेशान थे, एनसीईआरटी की 2 किताबें। इसके बाद एससीईआरटी की जो है 2 किताबें। उसके बाद साहित्य वाला जो वीडियो चल रहा है हमारा 4, और कल से जो है रात में 8 बजे हम लाइव रहेंगे, और व्याकरण। इस तरीके से 9th, 10th और 11th, 12th के लोग भी तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।